हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास। आपके 6th सेमेस्टर में फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 टॉपिक्स कवर करने हैं, आसियान, यूरोपियन यूनियन एंड सार्क। इस चैप्टर में इस वीडियो के अंदर हम आसियान को कवर करेंगे और तुम्हारा असाइनमेंट है ASEAN with special reference to RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके अंदर हम जानेंगे क्या है आसियान, क्या इसकी संरचना है, इसके इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स क्या हैं, आसियान वे क्या है, जियोपॉलिटिक्स, चाइना का रोल, अमेरिका का रोल क्या है हमारे फॉरेन पॉलिसीज को डिसाइड करने के लिए, और हमने RCEP को अब तक क्यों ज्वाइन नहीं किया है। मैंने काफी मटेरियल ग्रुप में डाला हुआ है, उसकी स्टडी करें। हैंड रिटन नोट्स भी हैं और ऑडियो फाइल्स भी हैं और साथ में ये वीडियो, इनको सबको मिला के तुम्हें अपना असाइनमेंट रेडी करना है और अपने व्यूज इसके कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखने हैं। इसमें हम शुरू करते हैं। आई होप स्क्रीन पे अक्षर सभी को विजिबल होने चाहिए। आसियान की आप शुरुआत कर सकते हैं। जो इनका मेन मोटो है, विजन है इनका, मोटो है इनका वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, 10 कंट्रीज, वन आइडेंटिटी। फिर उसके बाद आप जो उसका भूमिका का पैराग्राफ बनाते हैं, उसमें इसकी बनानी है इसकी आसियान कितना इंपॉर्टेंस है। कि आप शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि आज़ादी के बाद से या पोस्ट कोल्ड वार में, यानी कि 1991 के बाद से भारतीय विदेश नीति में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। सबसे पहले अमेरिका के साथ भारत के संबंध स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सामरिक सहयोग के हो गए हैं, और दूसरा आसियान के देशों के साथ हमारे बहुआयामी संबंधों का विस्तार किया है भारत ने। अब इसमें आसियान के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे क्योंकि आसियान का चैप्टर है। आसियान पर आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ ही चल रहा है कि 2017 में भारत और आसियान ने अपने डायलॉग पार्टनरशिप की, यानी कि वार्ता भागीदारी की 25वीं सालगिरह मनाई। इसी साल 15 वर्ष हमारी समिट लेवल पार्टनरशिप को हो गए और 5 साल हो गए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सामरिक सहयोग को। स्ट्रेटेजिक यानी कि जो मिलिट्री की पार्टनरशिप होती है, बेसिकली सामरिक सहयोग उसको कहा जाता है। सामरिक समझौते को 5 साल हो गए 2017 में। अब इसके हम 3 चरणों में इसके डिवाइड करते हैं। अगली हेडिंग बनेगी आसियान के चरण। पहला चरण 1991, नोट करते जाना। एक पेन पेपर ले लें, पेन और नोटबुक ले लें, इसके साथ में अपने नोट्स बनाते जाएं। रिवाइंड करें, वीडियो को बार बार रिवाइंड करें और अपने नोट्स तैयार करें। इनके 3 चरण की हेडिंग बनानी है। पहला चरण में लिखना है 1991 की लुक ईस्ट पॉलिसी, हिंदी में कहें तो पूर्व की ओर देखो की नीति। उसके बाद दूसरा चरण 2001 से शुरू होने वाला, इसके अंदर मुख्य जो 2 लाइन लिख लेना है इसमें। जो हमारा मुख्य इसमें संपर्क रहा 2001 के सेकंड चरण के अंदर, कनेक्टिविटी, संचार के साधनों में ज्यादा जोर रहा। और 2014 के बाद से तीसरा चरण एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ACT, एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2014 के बाद से अब तक। एक और भी है एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी, लेकिन वो हम इसमें कवर नहीं करेंगे। आपने एकेडमिक्स के लिए 3 चरण काफी हैं। अब थोड़ा सा इसमें कुछ एक स्टैटिस्टिक्स वगैरह डालने हैं जो आपको इसमें, आप इसमें से देखिए कुछ एक अपने हिसाब से कर सकते हैं। कि इसकी जो टोटल मार्केट है 2.2 बिलियन US की है। 1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़, नहीं
2.2 बिलियन पीपल, 2.2 बिलियन पीपल काफी हो गया, ढाई यानी कि 2.25 करोड़ लोग, 2.25 करोड़ की जनसंख्या है और 26 ट्रिलियन की यूएस डॉलर की इकोनॉमी है। आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 10% इंडिया का ट्रेड आसियान के साथ ही होता है और भारत आसियान के लिए उसका 7वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि व्यापारिक साझेदार है। आसियान भारत के लिए चौथा और भारत आसियान के लिए 10वां। समझ रहे हैं बात को? थोड़े से ट्रेड के डाटा दिए हुए हैं, यानी कि आप इसमें कह सकते हैं कि 70 से 80 बिलियन यूएस डॉलर का वार्षिक व्यापार भारत और आसियान के मध्य में किया जाता है और भारत की कुल विदेशी पूंजी निवेश में आसियान देशों का हिस्सा 12.5% रहता है और इसका मुख्य शहर सिंगापुर है और वहां से 49% आता है कुछ डाटा के लिए। अब थोड़ा सा अगली हेडिंग बनानी है आपको, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना की गई। 5 देश उस वक्त इसमें शामिल थे। 1984 में 10 देश इसके अंदर हो गए। इनके देशों के नाम लिखने हैं: ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसका शॉर्ट फॉर्म है मिम्स बीपीएल टीवी, MIMS BPL टीवी। ये शॉर्ट फॉर्म में दिमाग में नाम ये बना लें, हर एक के नाम से इसके देशों के नाम आ जाते हैं मिम्स BPL टीवी के नाम से। ओके, याद रखने में आसानी रहेगी। फिर 2007 में इसका जो इनका चार्टर को अंगीकार किया गया। जकार्ता में इसका हेड ऑफिस है, इंडोनेशिया की राजधानी। और जो इसके उद्देश्य हैं 1967 के डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक डेवलपमेंट, अपना शांतिपूर्वक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग, शिक्षा में सहयोग इत्यादि, ये सब इसके उद्देश्य हैं। अब इसमें एक छोटी सी हेडिंग बनानी है आपको, TAC सब हेडिंग, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन। 1976 में इसको स्वीकार किया गया और इसमें आप हेडिंग ऐसे बना सकते हैं, आसियान वे के नाम से। आसियान वे क्या है, इसमें TAC डाल देना, आसियान वे की सब हेडिंग बना के, कि इसमें TAC को शामिल किया जाता है जो 1976 में स्वीकार की गई थी, जिसमें इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स को स्वीकार किया गया है, जैसे कि हस्तक्षेप की नीति, परस्पर सम्मान, समानता, हथियारों का प्रयोग ना करना इत्यादि इत्यादि। आप थोड़ा सा भारत, अगली हेडिंग इसकी, भारत और आसियान के संबंध। इसमें अलग अलग देशों के सब पॉइंट्स, ईयर्स के नाम से सब पॉइंट्स बनाने हैं। सबसे पहले 1992 का ईयर, 1992 में भारत को इसमें आंशिक वार्ताकार का स्टेटस दिया गया। हमने पहले पढ़ा था 2017 में 25 साल बनाए गए, 2017 माइनस 1992 25 ईयर्स, 25 साल हो गए थे। फिर 1996 में प्रमोट होके पूर्ण वार्ताकार बन गया भारत और 1996 में भारत आसियान व्यापार परिषद की स्थापना की गई, जो कि विज्ञान तकनीक के एरियाज में सहयोग करने का मुख्य पर्पज है इसका, भारत आसियान व्यापार परिषद का। और एक है इंपॉर्टेंट है आसियान रीजनल फोरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ARF। 1994 में इसकी स्थापना की गई, जिसमें भारत इसका मेंबर बन गया है और इसमें जो बात होती है सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज के लिए होती है, यानी कि हम सब देशों की सेनाएं कैसे कैसे किन किन मामलों पे मिलकर कार्य कर सकती हैं। अब दूसरे चरण के अंदर में थोड़ी सी डिटेल्स आप डाल सकते हैं, अलग से हेडिंग बना के भी डाल सकते हैं यहाँ पे। इसमें हेडिंग बन सकती है दूसरे चरण की मुख्य उपलब्धियां।
ये इसमें पहले लाइन बन जाएगी। ये चरण 2001 से शुरू हुआ। सेकंड पॉइंट इसका कि इसमें वार्षिक शिखर सम्मेलनों की शुरुआत की गई। पहला सम्मेलन हुआ था, थर्ड पॉइंट इस सेकंड पॉइंट में ही, पहला इंडिया आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था कंबोडिया के नामदेन शहर के अंदर में। फिर 2005 में ईस्ट एशिया समिट की शुरुआत की गई और इंडिया इसका फाउंडर मेंबर के रूप में इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। ईस्ट एशिया समिट काफी इंपॉर्टेंट है, ये आसियान के समिट्स के साथ साथ में ही किया जाता है। इसके जो सदस्य हैं ईस्ट एशिया समिट के, 10 सदस्य तो आसियान के हो गए हैं। उसके अलावा चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी कि 16 देश हैं जिनकी टोटल पॉपुलेशन दुनिया की आधी पॉपुलेशन के बराबर है। और 2010 में रशिया और अमेरिका ने भी इसको ज्वाइन कर लिया। तो ये टोटल 18 देश हो जाते हैं। अब इसको ये सब हेडिंग डाल देना इसमें आसियान सिस्टम की, कि ARF और ईस्ट एशिया समिट, इन दोनों को मिला के आसियान सिस्टम कहा जाता है। किन दोनों से कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछूंगा मैं चीज। आसियान सिस्टम में क्या आता है, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम। नोट करते रहना इस चीज को। और साथ में डाल देना इसमें आसियान +3, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका संगठन है साथ में, जिसमें आसियान के 10 देश, जापान, चाइना और साउथ कोरिया, ये 3 देश आसियान +3 में काउंट किए जाते हैं। अब थोड़ा सा इकोनॉमी के अंदर व्यापारिक संबंध, इसके अंदर मेन हेडिंग बना के छोटी हेडिंग बनेंगी। पहली CECA के नाम से, ईयर 8 अक्टूबर 2003, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। वही चीज है, आर्थिक संबंध बढ़ाने के लिए डिटेल कुछ भी डाल सकते हो, 2-3 लाइन इसके अंदर में। फिर 2002 में बाली का घोषणा पत्र, जिसमें ये घोषणा की गई कि सब देश प्रजातांत्रिक शांति और डेवलपमेंट के लिए कार्य करेंगे। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, कई देश इसमें प्रजातंत्र नहीं है, जैसे कि म्यांमार में प्रजातंत्र आ गया था उस टाइम पर, लेकिन अब दोबारा चला गया है। और ऐसे ही मलेशिया के अंदर भी प्रजातंत्र था उस टाइम पर, लेकिन फिलहाल 5-7 साल से प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। वहाँ के मिलिट्री जनरल ने ऑंगलोत्रे, जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, लेडी प्राइम मिनिस्टर, उसको देश से बाहर फेंक दिया उठा के। 2007 में सिंगापुर डिक्लेरेशन, सिंगापुर घोषणा पत्र किया गया, बस एक लाइन लिखनी है इसमें। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पर ध्यान दें, वो है AIFTA, आसियान इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1 जनवरी 2010 से लागू हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके बारे में हम RCEP के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ये FTAs वगैरह क्या है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता, ये वस्तुओं में था, और 2015 से ये समझौता सेवाओं के अंदर भी लागू हो गया है। अब इसके साथ में आप डालना CMLV, कंबोडिया कि भारत ने CMLV देशों को सहयोग दिया है। CMLV है 4 देश आए इसके अंदर, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और म्यांमार, जो कि आसियान के 10 देशों में सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज हैं। जैसे कि म्यांमार, जिसमें चेक्स की करेंसी चलती है, और आप वहां पे जाएंगे तो 1 रुपए के अंदर आपको 10 से 15 चेक्स मिल जाएंगे, जिनकी करेंसी का नाम है। तो आप इसे देख सकते हैं कि इसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी इकोनॉमी कितनी डाउन है। हालांकि जब म्यांमार आजाद हुआ तब वो काफी उस टाइम के हिसाब से अमीर देशों में गिनती आती थी, मगर मिलिट्री रूल आ गया, अधिकतर टाइम मिलिट्री रूल के अंदर रहा, इकोनॉमी बंद कर ली उन्होंने म्यांमार ने, और वो देश म्यांमार, रंगून, बर्मा बहुत पीछे चला गया। ऐसे वियतनाम, इंडिया, अमेरिका और वियतनाम का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर। फिर अगली हेडिंग सामरिक सहयोग की हेडिंग है आपकी। 2012 में बनाई गई 20वीं वर्षगांठ बनाई गई सामरिक सहयोग के, यानी कि 2012 माइनस 1992, 20 साल हो जाते हैं।
और ये नई दिल्ली के अंदर बनाया गया। और सामरिक में हम थोड़ा सा विदेश नीति के अंदर में ज्यादा आता है सामरिक सहयोग वगैरह। हमारा सामरिक सहयोग में इसमें पॉइंट डाल देना कि भारत ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत अपना सामरिक सहयोग वियतनाम के साथ काफी ज्यादा बढ़ा दिया है चीन को काउंटर करने के लिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में, ये मैंने लिखा नहीं है, यू हैव टू नोट डाउन। और एक ये चीज 2018 के अंदर 26 जनवरी 2018 को आसियान के 10 देशों के शासनाध्यक्षों ने मुख्य अतिथि के तौर पे दिल्ली में शिरकत की। और इसकी थीम थी शेयर्ड वैल्यू कॉमन डेस्टिनी। अब थोड़ा सा इसमें सामरिक चिंताएं सब हेडिंग बन जाएगी। सामरिक सहयोग में चिंताएं, सबसे पहला पॉइंट है आतंकवाद। उसमें आ जाएगा कि समुद्री डकैती, जिसे सी पायरेट्स कहा जाता है, यह है मलक्का की खाड़ी के अंदर जो भारत और आसियान का कमांड सिक्योरिटी का चैलेंज है। वहां पे समुद्री डाकू होते हैं, जहाजों को, नौकाओं को लूट लेते हैं। दूसरा, हथियारों की तस्करी जो काफी ज्यादा इस एरिया में की जाती है। तीसरा, ड्रग्स ड्रग्स में डाल देना गोल्डन ट्रायंगल, जहाँ के 3 मुख्य देश हैं, ये फिलीपींस, वियतनाम और एक आध और देश। वहां पर ड्रग्स की काफी, ये हेरोइन, आशीष, गांजा, मरोवाना, पता नहीं मेरोवाना, काफी चीजें ड्रग्स की, और सिंथेटिक ड्रग्स भी आजकल आ गए हैं जो आपको एडिक्ट कर देते हैं व्यक्तियों को, और इंसान उनके बिना रह नहीं सकता, अपने सुध बुध खो देता है। तो ये चीज काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और जहाँ पे ड्रग्स होते हैं वहां पे हथियार, नशा, सारे बुरे काम, सब चीजें होने शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये इंसान की अच्छे बुरे करने की होश को, नशा कोई भी हो, ड्रग्स हो, शराब हो, तो ये सब इंसान के सेंसेस को डैमेज कर देते हैं। फिर एक है इसमें साउथ चाइना का डिस्प्यूट, जिसमें आसियान का विवाद चल रहा है चीन के साथ में, आसियान के 10 देशों का। चीन एक तरफ, दूसरी तरफ है आसियान के 10 देश, और आसियान के साथ में है अमेरिका। अमेरिका चीन के विरोध में, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो चीन और अमेरिका दुश्मन है। और ये दुश्मनी साउथ दक्षिण चीन क्षेत्र में आसियान के देशों से भी चीन की दुश्मनी है, तो आसियान के 10 देश, अमेरिका दोस्त हो गया इनका। फिर क्वाड और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये भी इसमें डालना है। क्वाड के अंदर में 2000, क्वाड में आते हैं 4 देश, नोट कर लें, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के जोड़ीदार देश हैं। अमेरिका इनका एक संगठन बना लिया है, इनफॉर्मल संगठन, और इसके साथ में वो चाइना के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं इंडिया को साथ में लेके, और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर लागू होता है। फिर थोड़ा सा एक हेडिंग आएगी, हम क्वाड के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो फॉरेन पॉलिसी का सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद एक हेडिंग बनानी है आपको, कल्चरल टाइज, सांस्कृतिक संबंध। इसमें बुद्ध धर्म और संस्कृति के बारे में लिखना है कि ये म्यांमार और थाईलैंड के अंदर बहुत ज्यादा प्रचलित है, जो भारत से ही गई हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में है, इसमें आसियान के 10 देश भारत को सहयोग दे रहे हैं। फिर आर्थिक क्षेत्र में चैलेंजेस, इसकी हेडिंग बनानी है, चुनौतियां। सबसे पहला कि आसियान से आने वाले भारत को सस्ते, आसियान द्वारा भारत को किए जाने वाले सस्ते आयात, जिसमें प्रमुख है प्लांटेशन के प्रोडक्ट्स जो कि आते हैं, जो कि केरल के रबर और पाल्म की जो इंडस्ट्री है, रबर और पाल्म ऑयल होता है, उसकी वहां से बहुत सस्ते में प्रोडक्शन की जाती है, मलेशिया में, वियतनाम से, और वहां से ये इंडिया में सस्ते रेट पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिससे केरल की रबर इंडस्ट्री, पाल्म इंडस्ट्री को डैमेज हो रहा है। मलेशिया और इंडोनेशिया ये लोग सस्ते रेट पे एक्सपोर्ट कर पाते हैं, और एफटीए की वजह से हमें इसमें घाटा उठाना पड़ रहा है। और दूसरा एक है कि जो 2015 में सर्विसेज का एफटीए है, जिसमें हम भारत को फायदा होता है, क्योंकि हमारे पास तो सर्विसेज हैं, भले ही सीए की सर्विस हो, आईटी की सर्विसेज हो, इसमें हमारी ज्यादा मास्टरी है। और ये अब तक रेटिफाई नहीं हो पाया क्योंकि फिलीपींस की पार्लियामेंट ने इसको अब तक अप्रूव नहीं किया है। ये थोड़ा सा गोल्डन ट्रायंगल के बारे में लिखा हुआ है, जिसकी पहले ही बात की हुई है। इसके बारे में आप देख के स्क्रीन से गोल्डन ट्रायंगल की डिटेल्स हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है। और
इसके निष्कर्ष में 2016 का लिखा है। इसके बाद हम आरसीपी का शुरू करते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक आरसीपी भी है असाइनमेंट में। अब थोड़ा सा आरसीपी का देख लेते हैं। कि इसमें गूगल से भी सर्च करना कि आरसीईपी में भारत ने ज्वाइन नहीं किया है, तो क्या यह फैसला सही है भारत का आरसीईपी को ज्वाइन ना करने का। कि इसकी सफलता हम इस बात से माप सकते हैं कि क्या भारत की विदेश नीति ने जो इसको ना ज्वाइन करने का फैसला किया है, क्या यह सही है। 8 साल तक भारत ने इसमें नेगोशिएट किया। 2012 में साइन किया था भारत ने इसको ज्वाइन करने का प्रस्ताव पे। 2019 तक इस पर बात की। 2019 में भारत ने फाइनली इसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। इसमें आसियान के 10 देश हैं प्लस में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 5 देश हो रहे हैं। भारत को मिला के 16 देश हो जाते हैं इसमें। और ये अब लागू हुआ 15 नवंबर 2020 को हनोई वियतनाम में इसको लॉन्च कर दिया गया बिना भारत के, क्योंकि 2019 में भारत ने इसको फाइनली मना कर दिया था। कांग्रेस ने काफी इसमें आंदोलन किया। देश के मजदूरों ने, किसानों ने, दुकानदारों ने हड़तालें की देश भर में कि हमारे उद्योग धंधे बर्बाद हो जाएंगे, आप इसको साइन ना करें। इसलिए भारत सरकार ने इससे कदम वापस खींच लिए। अब आपको ये बताना है कि ये हमारे लिए सही है या नहीं है। 1-2 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ इसमें। डिटेल यू हैव टू वर्क आउट, स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है अपनी। हर एक की रिसर्च अलग होनी चाहिए। अब इसमें आरसीपी इतना बड़ा है, डाटा दिए हुए हैं। 1 बिलियन पॉपुलेशन, 1/3 ग्लोबल जीडीपी आ जाती है इसके अंदर में, आरसीईपी के अंदर में। इसमें ट्रेड एंड सर्विसेज, गुड्स, प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन्वेस्टमेंट्स और स्पेशल डिफरेंटली ट्रीटमेंट्स और लेस डेवलप्ड आसियान स्टेट्स में विशेष प्रावधान शामिल हैं आरसीईपी के अंदर में। ये जो इन देशों के अंदर में 15-16 देश के बीच में 15 साइन किए, इंडिया को मिला के 16, इनके बीच में जो कस्टम्स के प्रोसीजर हैं उनको सरल करता है। और जो इनके लॉज हैं, कानून है कि कहाँ से माल पैदा हुआ है, कहाँ पर सप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ ओरिजिन का होता है, उसको सरल करता है। अब 2017 में ट्रम्प ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप को से अमेरिका को जब बाहर कर दिया है, उसके बाद में आरसीईपी को वैश्विक सहयोग का विश्व में सबसे बड़ा मंच माना जा रहा है। आप इसमें आगे देखते हैं भारत ने 2019 में इससे मना क्यों किया। जिसके अंदर पहला है चाइना का फैक्टर, क्योंकि भारत के नीति निर्माताओं में और भारत की जनता में ये सबसे बड़ा डर था कि अगर हम टैरिफ्स को खत्म कर देते हैं तो चाइना भारत को अपने माल से पाट देगा, जो पहले ही बहुत ज्यादा आए हुए हैं, और चाइना सस्ते उत्पादों से एक डंपिंग ग्राउंड के तौर पे इंडिया को भर देगा और लोकल प्रोड्यूसर्स को डैमेज होगा। दूसरा एफटीए, जिसके बारे में पहले बात की है कि इससे एफटीए से भारत को घाटा ही हो रहा है। अब पिछले 2 दशकों में हम देखते हैं कि जो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़े हैं, लेकिन जो एफटीएस के साथ में नहीं बढ़े हैं। इस वक्त भारत ने 14 अलग अलग एफटीएस किए हुए हैं अलग अलग देशों के साथ दुनिया में, और 12 अलग एफटीएस में भारत बातचीत कर रहा है। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार में कि जो एफटीएस के देशों के साथ भारत एक्सपोर्ट करता है वो कम बढ़े हैं, और देशों के साथ भारत के एक्सपोर्ट्स ज्यादा बढ़े हैं। यानी कि एफटीए करने के बाद हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते जितना वो लोग हमें एक्सपोर्ट कर डालते हैं। और हमारी पॉलिसी रहती है कि अपने एक्सपोर्ट बढ़ाओ ताकि हमारे लोगों को रोजगार ज्यादा मिल सके। अब आगे देखते हैं
हमें इनके साथ में FTS करने पे अपना मार्केट एक्सेस उनको देना पड़ेगा। 2-3 लाइंस वही हैं, लेकिन इसमें साथ में हम ये देखेंगे कि ये डिसीजन हमें इस वक्त को तो ठीक लगता है, लेकिन साथ में ये भी चीज देखनी है कि जो जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके भी चीन के साथ विवाद है। ये भी चीन की एक्सपोर्ट से परेशान है, जापान और ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने RCEP को साइन किया है। तो हमें इसमें विचार कर सकते हैं कि क्या हमारे लिए कितना ठीक है। आप इसमें विचार करें और अपना एक असाइनमेंट बेहतर से बेहतर बना के प्रेजेंट करें ड्यू डेट पे, क्योंकि ड्यू डेट से जितना लेट होंगे उतने नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और अपने जो जो विचार हैं इसके कमेंट सेक्शन के अंदर लिखें। जो बना लेते हैं वो भी अपने कमेंट में डालें, ताकि स्टूडेंट्स इसके ऊपर एक दूसरे के असाइनमेंट को देख के एक दूसरे से मोटिवेशन लेके और अच्छा बना सकें। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है, मोटिवेशन लेनी है, कॉपी नहीं करनी है। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।